दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है कि क्या रुकेगा पाकिस्तान। 12 मई 2025 रात्रि 8 बजे भारत में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण प्रस्तुत किया जाता था। हर टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर, हर जगह वह भाषण आता है और भाषण हमारे पड़ोस के देश पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होते हैं। शायद हमसे ज़्यादा पड़ोस के देश पाकिस्तान को उस भाषण का इंतज़ार था। भाषण में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और शांति का रास्ता शक्ति के जरिए जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि आतंकवाद को झेला नहीं जाएगा, उसको बख्शेंगे नहीं, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही गंभीर होकर उन्होंने बातें कही थी। मैं उतना गंभीर नहीं हो सकता, लेकिन जैसे उनका भाषण ख़त्म हुआ और उससे चंद मिनटों बाद हमने टीवी पर क्या देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पे मिसाइल और ड्रोन्स दागी गई सांबा क्षेत्र में, जम्मू में। तो बस एक सवाल खड़ा हो गया जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूं। क्या रुकेगा पाकिस्तान? ये सवाल हम कितने साल से सोच रहे हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, कब रुका है पाकिस्तान? क्या भारत रोक पाया है पाकिस्तान को? यदि हम 1971 का वाक़या हटा दें, जिस पर मैंने 2 कार्यक्रम बनाए, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब जी के ऊपर, कि 1971 में किन परिस्थितियों में उनकी वजह से तो, और भारत की सेना की वजह से, जिसमें हमारे 4000 शहीद हुए हमारे सैनिक, हम उसको एक जीत के रूप में याद करते हैं। बेशक वो हमारा महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, लेकिन जीत और हार में सिर्फ 24 घंटे का फ़र्क था। आप वो देखिए मेरे कार्यक्रम। तो बात यह है कि पाकिस्तान तो वहाँ भी नहीं रुक रहा था। वो तो हमारी किस्मत थी कि हमें एक अच्छे अफसर मिल गए और हमारी सेना का जो काम था, एयर फोर्स का, वो तो था ही था। और हमारे नेता भी उस समय मजबूत थे, जो कि रूस से भी हमने उनका साथ लिया। लेकिन वो भी ऐसा, अगर एक दिन की देरी होती तो हमें एक और हार का सामना देखना पड़ता, हमें एक हार का सामना देखना पड़ता। चीन से हम हार चुके थे, उससे अगले पाकिस्तान के साथ। उससे पहले अगर 47 में हम कहते हैं कि 47 में कश्मीर पे आके पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया जो आज तक है, तो वो भी तो हमारी हार है ना। हम तो नहीं हटा पाए उसको। 62 में चीन से हारे, 65 में भी हार जीत समझौता कर लिया। 71 में एक दिन हुआ कि निकलता कि पाकिस्तान जीत जाता, हमें हार का मुंह देखना पड़ता। 99 में हमने ज़्यादा शहीद गंवा दिए क्योंकि हम लोगों ने देर से रिएक्ट किया। सैकड़ों आतंकवादी हमले, या शायद हजारों में होंगे अगर कश्मीर के भी मिला दिए जाए तो। हजारों लोग हमारे शहीद हो गए देश के। तो क्या रुकेगा पाकिस्तान? तो बात की बात है। को सवाल, असली सवाल तो ये कि कभी रुका है पाकिस्तान? तो इसका उत्तर है कि कभी नहीं रुका है पाकिस्तान। अब दूसरा सवाल आता है, कभी रुकेगा पाकिस्तान? क्या रुकेगा पाकिस्तान तो अलग है, कभी रुकेगा पाकिस्तान। मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, थोड़ा लंबा है वो, 1 घंटा 47 मिनट का है। उसको समझिए, उसको देखिए। उसको जब देखेंगे तो अब जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको तब समझ में आएगी जब आप उसको देख लेंगे। तो मेरी उसको देखने के बाद बात यह है कि प्रश्न क्या था, पहले क्या था प्रश्न? कभी रुका है पाकिस्तान? नहीं, कभी नहीं रुका, कभी नहीं रुका पाकिस्तान।
कभी रुक पाएगा? कभी नहीं रुक पाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं रुकने के लिए बना है। पाकिस्तान एक सैन्य राज्य है, एक सैन्य देश है, जिसका गठन भविष्य के अंदर सैन्य कार्रवाई करने के लिए हुआ है। मतलब जो उनका उद्देश्य है कि पूरे भारत को फतेह करना, फिर वो बांग्लादेश को भी करेंगे, फिर वो बाजू में अफगानिस्तान को भी करेंगे, नेपाल को भी कर लेंगे, बर्मा को भी कर लेंगे। तो इट इज़ अ रेमिनिसेंस ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल करेक्टर विद इन देम, कि जो साम्राज्यवाद का चरित्र था और साम्राज्यवाद की आधुनिक आविष्कार थे वो भी उनके पास आ गए। तो अब उसको उन्होंने अपना लिया है। भारत अपने क्षेत्र से संतुष्ट हो गया, जितना उसने कर लिया वो संतुष्ट है। हालांकि बहुत से लोग चाहते हैं कि भारत का भी विस्तार हो, और ये एक नए तरह का जो है ना राष्ट्रीयकरण चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान गरीब नहीं है, ये गलत फहमी है। उस वीडियो में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मोदी जी के एक भाषण देने के बाद, बुद्ध पूर्णिमा के दिन शांति प्रिय भाषण देने के बाद, पाकिस्तान ने फिर से दागे, वो तो हमारी सेना ने उनके हमले नाकाम कर दिए। तो क्या रुकेगा पाकिस्तान? नहीं रुकेगा वो कभी। उनका जो गठन हुआ है वो गठन ही इसलिए हुआ है कि भैया भारत को एक दिन गजवाए हिंद, मतलब पूरे हिंद, पूरे भारत को एक दिन उनको फतेह करना है। बांग्लादेश की 71 की जो उनकी हार है, जिसको वो बड़े दिल से लेते होंगे क्योंकि वो जीती हुई जंग थी उनकी, और वो उनका देश का हिस्सा बन चुका था, वो उनका हिस्सा चला गया और उस हिस्से के जरिए भारत पे नियंत्रण रखते थे। और सिर्फ कश्मीर में नहीं, भारत के जिस भी राज्य में, पंजाब के अंदर जो आतंकवाद फैला, वहाँ के युवाओं को जो भड़काया, वहाँ के युवाओं की जो ट्रेनिंग वो पाकिस्तान ने दी। इस बार जो उसने किया, इस बार उसने धर्म पूछ के जो मरवाया लोगों को, भारत के लोगों को, ये स्ट्रैटेजी थी। धार्मिक फूट उसने, हमारी जो धार्मिक एक फूट फैली हुई है ना भारत में, उसका फ़ायदा उठाया। अब तक वो कहता था कि उसकी सोच थी कि हिंदू मुसलमानों को करते हैं, लेकिन अब उसने ऐसी टारगेट बनाई कि हिंदू मुस्लिम और विभाजित हो। तो अलग अलग जो रीजनल लेवल पे, अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पे वो लोगों को भड़का रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है। कई इंडस्ट्रीज में होगा, उसका पैसा लगा होगा, पैसे के द्वारा कंट्रोल कर रहा होगा, खेल को कंट्रोल करता है। तो वो हमारे देश में कई जगहों पे उसका कंट्रोल होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी होगा, इंसर्जेंसी होगी वहाँ पर। तो पाकिस्तान नहीं रुकेगा। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई। मैं अमित शाह जी का एक 3 साल पुराना सीआरपीएफ के किसी कार्यक्रम में का वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा था ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस अगर उन्होंने 3 साल पहले कह दिया ज़ीरो टॉलरेंस, तो अब पुलवामा के अटैक के बाद अब सरकार क्या कहती है? आप कहते हो कि ये पहलगाम के जो अटैक हुए हैं, सरकार ने अपना स्ट्राइक किया। देखिए हुआ क्या, सरकार ने अपना स्ट्राइक किया। हम भारत सरकार के बात मान के चलते हैं कि भारत सरकार ने कहा भैया वो आतंकवादी हमले के ठिकाने थे, हमने क्या माने, हम मानते हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को पता है, और हमारी सरकार को पता है, हमें पता है कि हमारी सरकार को पता है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने अटैक किया, गुरुद्वारे पर अटैक किया, बच्चों के स्कूल पे अटैक किया, मंदिर पे अटैक किया, बाकायदा मिसाइलें छोड़ी, 17-18 लोग हमारे शहीद हो गए। वो तो रुक ही नहीं रहा। अब ये बात कह रहे हैं कि भाई वहाँ के जो आर्मी के एडीजीओ होते हैं, जो भी पोस्ट होती है, वो उन्होंने बात करी। तो क्या बात हुई है? नहीं, ऐसी क्या बात हुई है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का टेलीकास्ट होता है और वहाँ से उनके शस्त्र आते हैं? तो ये बात तो कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है बात हुई हो इनकी, लेकिन वो आप कितनी कब तक बात करोगे? बात तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी करी थी, परवेज मुशर्रफ को बुला के करी, बस ले जाके करी, कारगिल हो गया। अब आपके भी अगर पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, उरी हो गया, पहलगाम हो गया, उससे पहले हमने ताज देखा है, लोकल ट्रेनों में बम फटे हैं। सोचिए एक लोकल ट्रेन जो खचाखच भरी होती है, एक बोगी में अगर 300 लोग होते हैं और उसके बीच में बम फटता है,
तो कैसे चिथड़े चिथड़े उड़ के जाते हैं। 8-8 बम दिल्ली आपकी राजधानी में एक दिन फोड़े। आप अपनी राजधानी का जो प्रमुख, आप ये सोचिए कि जो इंडिया गेट है जिसपे 70,000 उन सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं जो कि प्रथम विश्व युद्ध में गए, हम जाके उसकी दीवार पर हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें डर है कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान का वहाँ पे बम रख देगा और वो कभी भी फट सकता है, तो हमने उसको सिक्योर किया हुआ है। वो ऐसा था ही नहीं पहले। और फिर हमारे देश में, जैसे मैंने पंजाब का उदाहरण दिया, और नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पे कई तरह से कई रूप में वो देश को तोड़ने में लगा हुआ है। तो जब अमित शाह जी ने भी कह दिया 3 साल पहले भैया जीरो टॉलरेंस, तो अब जो मौका था जीरो टॉलरेंस का, तो अब जब जीरो टॉलरेंस बोल दिया तो स्ट्राइक कर दी, उसके बाद उसने स्ट्राइक कर दी। फिर हम कह रहे हैं कि नहीं हम सीज फायर कर रहे हैं, जब सीज फायर बोलते ही स्ट्राइक करी है। जिस दिन सीज फायर बोला है उस दिन स्ट्राइक हुई है, और फिर जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ है तो फिर स्ट्राइक हुई है। तो कब क्या रुकेगा पाकिस्तान? आप खुद बताइए। नहीं रुक सकता। आपको उसको, जैसे जापान का अमेरिका ने पूरा आर्मी स्ट्रक्चर ख़त्म किया था, आपको या तो वैसे उसे ख़त्म करना पड़ेगा। इसके आगे आप सब समझदार हैं, भारत सरकार समझदार है, मेरे को उनको ज़्यादा बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात समझने की है कि जो लोग बड़े डर रहे हैं, देखिए एक वीडियो मैं बता दूं, एक वीडियो किसी ने डाला कि दो लोग आते हैं और किसी को ले कहते हैं भाई तू आजा, तेरी ज़रूरत है, तू बड़ा बैठ के फेसबुक पे बोल रहा है युद्ध युद्ध, आजा युद्ध पे चले। ऐसे वीडियो उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो पाकिस्तान समर्थित हैं। मैं ऐसी बातें नहीं बोलता, ना मैं बीजेपी का कोई समर्थक हूँ, ना मैं आरएसएस से हूँ, ना मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, लेकिन मैं एक लेखक हूँ, अध्ययन करता हूँ, और पाकिस्तान की समस्याओं पर, भारत की कश्मीर की समस्याओं पर, ये पाकिस्तान हुआ क्या है, इस पर मैं कई सालों से बड़ा ध्यान कर रहा हूँ। हज़ारों मैंने इंटरव्यूज़ देखे उन लोगों के जो पार्टीशन में भारत में आए, किताबें पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान के लेखकों की भी किताबें पढ़ रहा हूँ, भारत के लेखकों की भी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो एक बहुत कई सालों से मैं इस विषय पर, पाकिस्तान और कश्मीर का जो भारत का विषय है, इस पे अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये इसके बाद मैं समझा रहा हूँ लोगों को। और देखिए ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग, क्या होता है ना, एक वायरस छोड़ते हैं, वायरस छोड़ने वाला दुश्मन है, ठीक है, या वो है जिसको बहका दिया गया है। अब वो जब वायरस छोड़ते हैं ना तो वो वायरस सब में फैलता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि वाकई में युद्ध नहीं चाहते, युद्ध तो कोई नहीं चाहता, लेकिन वो वायरस फैलाते हैं डरपोक पने का, कायरता का। हमें काहे कि हम काहे के कायर बन गए, बताइए। अमेरिका कहता है टू न्यूक्लियर कंट्रीज, पूरी दुनिया या यूरोपियन जो लोग हैं ना ये सब, टू न्यूक्लियर कंट्रीज आर गोइंग फॉर ए वॉर, दो परमाणु शक्तियाँ युद्ध के लिए जा रही है। अबे ये हम परमाणु शक्ति युद्ध के लिए जा रहे हैं, ये अमेरिका कितनी बार 1945 में परमाणु इसने छोड़ने के बाद कितनी बार तो युद्ध में चला गया। इनकी नाटो की फोर्सेज सारी परमाणु शक्तियाँ हैं, तो युद्ध में ही लगे रहते हैं। अगर परमाणु शक्ति होने से युद्ध में न जाए तो भारत पाकिस्तान पे ये बात क्यों लागू हो रही है? तो पहले इन पे लागू होनी चाहिए ना, ये क्यों जाते हैं युद्ध पे? तो ये तो सिर्फ चाहते नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगा, ये चाह नहीं रहे थे। जनरल जैकब ने, लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने बताया, और उस समय हुआ था कि ये अमेरिका ने तो अपना जहाज उतार दिया था भारत के लिए। तो ये लोग चाहते नहीं है कि भारत आगे बढ़े किसी भी रूप से, सामरिक रूप से ना बढ़े, इसलिए पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, और उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और हमें डराते हैं। तो हमारे भी इंडिया के कुछ लोग जो उनके द्वारा समर्थित हैं या उनसे हेल्प लेते हैं अपने फ़ायदों के लिए, या उनके बहकावे में आ जाते हैं। बड़े सारे ऐसे छुपे हुए रुस्तम भी होते हैं जो देशों के लिए काम कर रहे हैं। हमने तो एक बड़ी सरकारी कर्मचारियों बहुत सारे पकड़े हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। वो ऐसे डरपोक वाले कीड़े डालते हैं। फिर एक कीड़ा हमारे देश के अंदर जो हो गया अंधभक्ति का। अब वो अंधभक्ति मोदी जी को लेके लोग कहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कहूँगा। अंधभक्ति वो किसी को भी लेके हो सकती है, वो मोदी जी को लेके हो सकती है, मायावती जी को लेकर हो सकती है, अखिलेश जी को लेके हो सकती है, राहुल जी को लेके हो सकती है। राजनीतिक
मतलब वो अंधभक्ति की जगह अंधी भक्ति कह रहा है। मतलब तो एक है कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आज कुछ बोल दिया अगर ऐसी बात, तो मेरे को कहेंगे ये तो भैया आरएसएस का बंदा है, ये तो बीजेपी का है, ये अंधभक्त है, ये ऐसी बात बोल रहा है। यहीं पर मैं कुछ अगर मोदी जी का आलोचना कर दूं, योगी जी की आलोचना कर दूं, ये कांग्रेसी है, ये कम्युनिस्ट है, ये ये है वो है, तो ऐसा लोग ना किसी को समझ नहीं पा रहे कि भैया कोई बोल रहा है कोई बात तो वो इंसान किसी बिना किसी चश्मे के भी चीज़ों को देख सकता है। हर इंसान का एक अपना अध्ययन करने से उसका अपना नज़रिया भी बन सकता है। कोई इंसान अगर किसी एक विषय पे बात करता है तो वो क्या देश के किसी दूसरे विषय पे बात नहीं कर सकता? तो ये भी ना नज़रिया निकालिए, क्योंकि ये भी ना एक तरह की देश की एकता ही नहीं होती। समझ ही नहीं आप, समझने की दूर, एकता तो दूर की बात है, समझ ही नहीं रहे कोई इंसान कुछ कहना चाह रहा तो। फिर एक तरह के लोग हैं जो कि मुझे स्मार्ट कह देते हैं। अरे भाई मैं कहाँ से स्मार्ट हूँ गुरु जी, इस देश के लोगों। और अगर स्मार्ट हूँ तो अच्छी बात है, देश के लिए स्मार्ट लोग ही तो काम करने चाहिए ना, देश का ही तो काम कर रहा हूँ, तो उसमें बुरी बात क्या है? अगर देश को स्मार्ट लोग नहीं चलाएंगे, जैसे जैकब जी का मैंने बताया वो स्मार्ट थे ना, तभी तो 71 की वॉर उन्होंने अपने पक्ष में ले ली जाती जाती। तो मैं तो देश की बात ही कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ भी मेरी बातों से किसी राजनीतिक पक्ष को, देखो राजनीतिक पक्ष आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती है, मुझे किसी किसी से कोई मतलब नहीं है। देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आज कोई था कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कुछ समय बाद मैं मर जाऊंगा कोई और आएगा। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे पहले और राष्ट्र अंतिम है। तो अगर मैं राष्ट्र को लेकर बात कर रहा हूँ तो उस बात को समझने की ज़रूरत है, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। एक हमारे कुछ किसी ने वीडियो डाला कि भाई वो महिला कह रही हमारे जम्मू में तो हो रहा है, दिल्ली में बैठे हुए लोग खुश हैं, दिल्ली और बम्बई वाले एसी में बैठे हुए। मैडम आप तो 24 घंटे एसी में रहते हो, पहाड़ों के लोग हो, हमें तो गर्मी में एसी लगाना पड़ता है, मजबूरी में लगाना पड़ता है, मोटा उसका बिल देना पड़ता है, जिसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। आज अगर जम्मू और कश्मीर में या पंजाब के लोग ही मैंने कुछ बोले ऐसे रोते हुए मैंने देखा किसी को, तो भाई देखो जो आतंकवाद हुआ है ना अब तक, वो दिल्ली और बम्बई के लोगों को कितना मारा है, बम फटे हैं, है ना, बम फटते हैं। वो आए रख उनकी सेना आई, चार लोगों की, चार बंदों ने मिलकर बम्बई में देखो कितना कत्लेआम मचाया। और फिर आप ऐसे अपने देश के होते हुए क्या सोच कैसे सकते हैं हमारे देश के लोग? मुझे तो यही समझ नहीं आता। इतनी कायरता, इतनी देशभक्ति की कमी। ये युद्ध तो हम जीत लेंगे, हम पाकिस्तान को जीत लेंगे, लेकिन जो सबसे पहले हमें जीतना है ना वो ये कि हमारे लोगों में देशभक्ति खत्म होती जा रही है। मैंने जैकब जी पे बनाया एक कार्यक्रम कि भैया 200 साल पहले बगदाद से उनका परिवार आया, वो यहूदी थे, और उन्होंने जब फौज में आए तो उनको इतने अवसर मिले पैसे कमाने के, वो छोड़ के उन्होंने देश की सेवा करी, मतलब उस ज़मीन की सेवा करी जिस ज़मीन ने उनको पनाह दी उनके परिवार को 200 साल पहले। और ऐसी सेवा करी कि 4,000 मायने बिछा दी उन्होंने सरहद पे कि ये पाकिस्तान एंटर ना करे। तो हम भी शहर में बैठ के इस आतंकवाद पाकिस्तान जैसे राष्ट्र से कोई सेफ नहीं है। हमें नहीं पता हम कब चल रहे हैं, एक बम फट जाए दिल्ली मुंबई कलकत्ता में, हमें नहीं पता कब हम पे कोई गोली चल जाए। हम भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से डरते हैं। यहाँ भी किसी का जीवन सेफ नहीं है। आपको तो वहाँ पता है कि अभी युद्ध का हो रहा है तो फायरिंग होगी, समय है, आप थोड़े दिन अपना वो क्षेत्र छोड़ दो अगर आपको तकलीफ है तो, जान माल की सरकार से बोलो हमें कहीं कर दो। यहाँ तो हमें चलते फिरते उठते बैठते बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, मार्केट में, कब बम फटे कब आगे कोई आतंकवादी गोली से मार दे, हमें तो पता ही नहीं। तो ऐसी छोटी सोच की बातें ना रखें। जब युद्ध होते आप सीखें, यूरोप के लोगों से सीखें। जब सेना में कमी पड़ गई थी ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध में, तो कितने सैनिक ब्रिटेन के जाके सेना में भर्ती हुए। आप वो फिल्म देखो, डनक्रिक देखो, कि जहाँ पर एक जगह पे उनको कैप्चर करना था तो ब्रिटेन की सेना कैसे जा जाके उनके कितने युवा जो है एक जगह जाते गए, गोली खाते गए, फिर भी बढ़ते गए। तो ये जो शौर्य है ना, ये देश इस शौर्य से बनते हैं। हमारे हमें जो है ना, हमने बेशक डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन हमने ब्रिटिश सेना के लिए युद्ध लड़ी। हमारे यहाँ के लोग, लाखों लोग प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में गए, ब्रिटिश सेना के लिए लड़े, मरे।
तब जाके जो है ना एक कंसेशन मिला है हमको, और वो भी इसलिए मिल गया कि उसके अलग कारण थे। जर्मनी की वजह से ब्रिटेन वीक हो गया था। तो ये जो सिविलियंस, मैंने पहले एक वीडियो में कहा कि सिविलियंस जो है ना जोक कर रहे थे, जोकरों वाली बातें करनी बेकार की बात है। युद्ध एक सत्य है, बड़े बड़े देश लड़ते हैं और युद्ध में मरते हैं लोग, युद्ध होते ही हैं इसलिए। अगर शहीद नहीं होंगे तो देश को कैसे बचाओगे? आगे आप जहाँ जी रहे हो आज, हो सकता है आपके पूर्वजों ने कबीलियाई स्तर पे वहाँ पे लड़ाई करके कब्जे कर रखे उन जगहों के। आदमी अपने पड़ोस वाला 1 फुट की ज़मीन नहीं देता, हम कैसे अपने देश की ज़मीन पे ज़मीन देते रहेंगे किसी को? आपको कोई आपके घर में आके मारे, आप बैठे रहोगे क्या? तो अगर पाकिस्तान से आके लोग यहाँ मार रहे हैं तो उनको मारेंगे नहीं क्या? अब वो जो युद्ध है वो तो उसी स्तर पे होगा, गोलाबारी का चलता है आधुनिक युग, चलेगा, आगे भी जाएगा। डरने की क्या बात है यार? 150 करोड़ होके डरते हो, 150 करोड़ होके डरोगे तो यार 5-5 लाख पॉपुलेशन वाले देश तो किस हाल में रहोगे वहां पर रहोगे तो। और बाजू में अगर पाकिस्तान जैसा देश हो तो ये हमारे जो वीर हैं उनका अपमान है। हमारे इतने वीर आज तक शहीद हुए, कारगिल में शहीद हुए, पिछले पिछले युद्धों में शहीद हुए, आए दिन वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं, हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के। तो ये बेकार की बात है। इसलिए लड़ना है, युद्ध से घबराना नहीं है। युद्ध एक सत्य है, शाश्वत, शाश्वत, युद्ध एक शाश्वत सत्य है। युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए, ये तो 75 साल से चल ही रहा है ना, प्रयास चल ही रहा है। देखिए ना, मोदी जी ने जब, अभी जब मैंने बताया 12 की रात को उन्होंने भाषण दिया कि युद्ध हमें नहीं करना, युद्ध हम नहीं चाहते, भाषण के बाद ही, उनका टेलीकास्ट होने के बाद ही वहां से मिसाइलें आ गई, तो वो रुकेगा नहीं, उसको रोकना पड़ेगा। तो ये बातें थी जो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो पूरे देश की एक शक्ति बन के आए। किसी ने कहा कि बिजनेस और व्यापार पे, अभी ट्रंप जी का, मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप का आया कि हम व्यापार बंद कर दे। अरे बंद कर दो, तो 150 करोड़ कम होते हैं क्या व्यापार के लिए? थोड़े दिनों पहले आमिर खान कह रहे थे 2% लोग फिल्में देखते हैं, मैं तो कहता हूँ 1%, 1.5 करोड़ देखते हैं। 1.5 करोड़ पे तो एक फिल्म हिट हो जाती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर 1 लाख क्वांटिटी भी बिक जाए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो। तो कौन सा बिजनेस खराब हो जाएगा उससे? भाड़ में जाए। अमेरिका रह गया क्या व्यापार करने के लिए? बड़े देश है, हमारी अपनी बहुत पॉपुलेशन है। अभी तो चौथे नंबर की इकनॉमी है, इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पे पूंजीपति हैं, वो दे सकते हैं सरकार को। या लेते, वो क्या हमेशा लेने का काम करेंगे? उनसे भी तो सरकार ले सकती है ना। हम बाहर से भी पकड़ के ला सकते हैं लोगों को। देश के पास बड़ी शक्तिशाली ताकतें हैं देश के पास, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। विजय का भाव रखते हुए सोचना चाहिए। और जब शत्रु आपका ऐसा हो कि वो आपको जीने नहीं देगा, आप कमज़ोर होते जाओगे, वो आपको और कमज़ोर करेगा, और तोड़ेगा, और विभाजित करेगा, और डराएगा, आपको बांटेगा। तो डरने वाली जो मानसिकता है ना, उससे बाहर आना है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो बताइएगा, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके तो करिएगा, ताकि मैं अध्ययन और कार्यक्रम इस तरह के बनाते रहूँ, अध्ययन करता रहूँ। मेरा नंबर आप सेव जरूर करिएगा। और हमारी पुस्तकों की वेबसाइट है nspmart.com, उस पर काफ़ी सारी पुस्तकें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की है, भगवान बुद्ध की है, और सोशल समस्याओं की, भारत की जाति की समस्या हो गई, सामाजिक समस्या हो गई, राजनीतिक समस्या हो गई, अर्थव्यवस्था पे मेरी किताब पढ़ सकते हैं। मेरा नंबर है 8527533051, 8527533051। एक और नंबर 8851188170, 8851188170। एक व्हाट्सएप नंबर नोट करें, 8447913116। आप, हमारी वेबसाइट है NSP मार्ट पे जाके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कोई बुक्स वगैरह का, अच्छा पढ़िए और थोड़ा जोश में रहिए। धन्यवाद।